आरोही, आप मुझे कभी भी छोड़कर जाने की बात नहीं करेंगी। आप मेरी ज़िंदगी में रहेंगी। मैं आपका और बीवी का ख्याल रखना चाहता हूँ। इससे ज़्यादा आपसे कुछ नहीं मांगूंगा। और मुझे कोई शिकायत नहीं कि मम्मी पापा मुझसे नाराज़ हैं। हाँ, हर्ट हुआ हूँ, पर इसलिए क्योंकि उन्होंने आपके लिए बहुत से गलत वर्ड कहे। अब यहाँ से चलें प्लीज़। अजय ने अपनी हथेली उसके सामने की और होठों पर हल्की मुस्कान सजा दी। हाँ, आरोही ने उसकी हथेली बिना झिझके थाम ली। ये रहा तेरे घर की चाबी और जरूरत का सामान। मैंने जो मुझे और मालिनी को समझ आया खरीद कर रख दिया है। बाकी तुम कल भाभी के साथ जाकर खरीद लेना। अजय के एक दोस्त वैभव ने, जो एक घर के सामने खड़ा होकर उनका इंतजार कर रहा था, उसने चाबी देते हुए अजय से कहा, थैंक यू यार, तूने मेरे कहने पर इतना अरेंज कर दिया। यार भी कहता है और थैंक यू भी कहता है। चल, अब मुझे भाभी से तो मिला। हाँ, आरोही, ये वैभव। वैभव, यह आरोही, और ये मेरी लाडो। अजय ने बीबी को अपनी गोद में लेकर उसके गाल को चूमते हुए सबको मिलवाया। नमस्ते भाभी। वैभव ने बहुत ही शालीनता से आरोही को हाथ जोड़कर नमस्ते किया, जिसके बदले आरोही ने भी मुस्कुराते हुए अपने हाथ जोड़े। आप मुझे बताइएगा घर कैसा है। वैसे मैंने जल्दी जल्दी में घर ढूंढा है। अगर पसंद ना आए तो फिर आप मुझे अपनी पसंद बता सकते हैं। मैं आपके लिए वैसा ही घर ढूंढ लूँगा, क्योंकि आपके हस्बैंड से कुछ होने वाला नहीं है और मुझे ही कहेगा। इससे अच्छा आप ही कह देना। वैभव ने आरोही के साथ घर की तरफ चलते हुए चहल की। आरोही ने भी मुस्कुराते हुए हाँ कह दिया। आइए, आपके घर में आपका स्वागत है। अजय ने दरवाजे पर खड़े हो थोड़ा झुककर अपने सीधे हाथ को सीने पर रख और दूसरे हाथ को पीठ की तरफ कर कहा, घर तो अच्छा है। अजय ने घर को चारों तरफ देखते हुए कहा, घर कहाँ है, ये तो मकान है। घर तो अब तुम लोग मिलकर बनाओगे। अब मैं चलता हूँ। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो फ़ोन करना। और हाँ, खाना रसोई में लाकर रख दिया है, जल्दी खा लेना वरना ठंडा हो जाएगा। बाद में मिलता हूँ, वैभव ने कहा। फिर वह चला गया। आपने ये सब कब? वैभव के जाने के बाद अजय सोफे पर बैठ रहा था तो आरोही ने पूछा। उसकी बात पूरी होने से पहले ही अजय ने कहा, मुझे पता था पापा हम लोगों को घर पर नहीं रहने देंगे। मैं उनका नेचर बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, इसलिए मैंने सुबह ही वैभव को फ़ोन पर कह दिया था कि एक मकान रेंट पर ले ले और उसके साथ ही वहाँ सारे ज़रूरत के सामान खरीद कर रख दे। आप देख लीजिए, और जो जो चीज़ें नहीं होंगी हम उसे कल जाकर खरीद लेंगे। आज मैं बहुत थक गया हूँ। आज कहीं नहीं जाएंगे। हाँ, आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? आरोही ने हिचकिचाते हुए पूछा। आपको मुझसे कुछ भी कहने के लिए या पूछने के लिए परमिशन की जरूरत नहीं है। आप जब भी हो जो भी चाहे मुझसे बेझिझक कह सकती हैं। अजय उसे ध्यान से देखते हुए बोला, वैभव जी ने मुझे लेकर कोई सवाल नहीं किया आपसे। वह आपके बारे में शुरू से जानता है। मेरा इकलौता दोस्त है वो। उसके अलावा मेरी लाइफ में दोस्त तो हैं, मगर सब आते जाते हुए। वैभव मेरी लाइफ की हर बातों को जानता है। आपके बारे में भी वो शुरू से जानता है। उसकी शादी हो गई है, लव मैरिज। मानसी उसकी वाइफ है। हम अच्छी तरह सेटल हो जाते हैं, फिर मैं आपको उनसे मिलवाने उनके घर ले जाऊंगा, या आप चाहें तो हम उन्हें अपने घर बुला लेंगे। मम्मी भूख लगी है, तभी बीवी ने आकर कहा। रसोई में खाना है, वैभव ने लाकर रख दिया है। ऐसा कीजिए, आप लोग मुंह हाथ धोइए, मैं खाना निकालता हूँ। अजय अपनी जगह से उठते हुए बोला। आरोही ने उसकी कलाई पकड़ उसे रोका। आप हाथ मुंह धो लीजिए, खाना मैं लगाती हूँ। अजी, आप इतने हक से कहेंगी तो मैं कैसे मना करूँगा? अजय ने अपनी कलाई की तरफ देखते हुए कहा, तो आरोही ने झिझकते हुए उसकी कलाई छोड़ दी। चल बच्चा, हम दोनों हाथ मुंह धोते हैं, तब तक मम्मा खाना लगाएंगी। अजय ने बीवी को अपनी गोद में उठाते हुए कहा और बाथरूम की तरफ चला गया। अब खाना खा भी लीजिए आप। आखिर कब तक खाने को यूं ही घूरती रहेंगी? अजय, जो बीवी को अपने हाथ से खाना खिला रहा था, उसने आरोही की तरफ देखकर कहा, मेरा बिल्कुल मन नहीं है, आप खा लीजिए। अंकल, मेरा पेट भर गया, अब मैं और नहीं खा सकती। नन्ही बीवी अपने पेट पर हाथ रखकर बोली। अच्छा ठीक है, अब आप जाओ और अंदर खेलो। मम्मा थोड़ी देर में आती है आपके पास। ओके। बीवी दौड़ते हुए अंदर कमरे में चली गई। क्या हुआ? क्यों परेशान है आप? अजय उसके पास वाली चेयर पर बैठते हुए पूछा।
आपके मम्मी पापा आपसे मेरी वजह से नाराज हैं। वे आपकी वजह से नहीं, अपनी वजह से नाराज हैं। और प्लीज हम वहाँ के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। मैं सच में थक गया हूँ। 2 दिन हो गया वही बातें सुनते सुनते। क्या हम खाना खाकर थोड़ा आराम कर लें? हाँ, अगर आप मेरे साथ कोई और बात करना चाहती हो तो फिर मैं तैयार हूँ। अजय ने बहुत ही हल्के मूड से कहा। आप इतने रिलैक्स कैसे रह सकते हैं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो? आरोही उसकी तरफ देखकर मुस्कुराती हुई पूछी। मैं ऐसा ही हूँ। ज्यादा टेंशन नहीं लेता, ज्यादा किसी बात को सोचता नहीं। जो हो रहा है होने देना चाहिए। मैंने तो उस दिन भी ज्यादा नहीं सोचा था जिस दिन मुझे आपसे प्यार हुआ था, और ना अभी सोच रहा हूँ जब मैं आपसे अपने प्यार का इजहार कर रहा हूँ। अजय ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। तो आरोही ने अपना चेहरा नीचे झुका दिया। मुस्कुराती रहा कीजिए, अच्छी लगती हैं आप। अजय ने उसकी हथेली को थामकर कहा। मैं देखती हूँ बीबी क्या कर रही है। आरोही अपनी जगह से उठते हुए बोली। अजय ने उसकी कलाई पकड़कर उसे रोकते हुए कहा। पहले खाना खा लीजिए, मुझसे इतना अनकंफर्टेबल फील मत किया कीजिए। आगे से जब तक आप नहीं चाहेंगी ऐसी बातें नहीं करूंगा। बैठिए, अजय ने चेयर की तरफ इशारा करके कहा। फिर दोनों ने खामोशी से खाना खाया। अजय ने हमारे खाते में पैसे डाल दिए हैं नंदनी जी। मुझे तो लगा था कि मैं उससे ऐसा कहूंगा तो वह हमारे सामने झुक जाएगा और उस लड़की को छोड़कर हमारे पास आ जाएगा। पर मैं गलत निकला। हमने अपना बेटा खो दिया नंदनी जी। उस लड़की ने हमसे हमारा बेटा छीन लिया। मैं उस लड़की को कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। अविनाश नंदनी के पास बैठते हुए हताशा से बोले। क्या समझा था उस लड़की को और क्या निकली? दिखने में तो आज भी कितनी भोली भाली दिखती है, जैसे कुछ जानती ही ना हो। पर मुझे क्या पता था कि इस तरह पेट में दांत लिए घूम रही है। मेरे ही बेटे को अपने जाल में फंसा लिया। मैं अजय से मिलूंगी, उसे समझाऊंगी। उसके लिए बहुत सुंदर सी लड़की ढूंढकर उसकी शादी करूंगी। उसे मनाकर यहाँ लाऊंगी। पर अपने बेटे को उस विधवा के साथ नहीं रहने दूंगी। आयुषी, जो रसोई में पानी पीने आई थी, अपनी मम्मी पापा की बातें सुनकर उदास हो गई और नामे सिर हिलाते हुए अपने कमरे में चली गई। आप लोगों को क्या लगता है मम्मी, भाई भाभी का साथ छोड़ देंगे? कभी नहीं। कोई 1 या 2 दिन का प्यार नहीं है उनका। 10 सालों से वे उन्हें प्यार कर रहे हैं। उनके मोबाइल में उनके लैपटॉप पर लगी तस्वीर किसी और की नहीं, भाभी की ही है। यह बात मुझे भी कुछ साल पहले पता चला, जब मैं नानी के घर गई थी और अखिल भैया की शादी का एल्बम देखा था। आयुषी अपने कमरे में अपना और अपने भाई की तस्वीर देखते हुए खुद से बातें कर रही थी। मुझे प्राउड है भैया आप पर। जब तक भाभी को ज़रूरत नहीं थी आप कभी उनके सामने भी नहीं आए, और आज जब उन्हें आपके साथ की ज़रूरत है तो आपने भाभी का साथ चुना। आपने अपने प्यार का साथ चुना। मैं हमेशा आपके साथ हूँ। आधी रात को आरोही की नींद खुली तो वह बिस्तर पर खुद को और बीबी को बस पाकर इधर उधर देखी, और अजय को कहीं ना देखकर वह उठकर कमरे से बाहर आई, जहाँ वह सोफे पर सोया हुआ था। पिछले दिनों की थकान के कारण बीवी को सुलाते हुए ही वह कब सो गई थी उसे पता ही नहीं चला। अजय को गहरी नींद में सोता हुआ देखकर आरोही, जो उसे उठाने जा रही थी, वो रुक गई और अंदर से चादर लेकर उसे उड़ाने लगी। पहली दफा वह उसे ध्यान से देख रही थी। मासूमियत से भरा उसका शालीन चेहरा, सोते हुए भी होठों पर मुस्कान बरकरार थी। गेहुआ रंग, तीखी नाक, हल्की हल्की बियर्ड, हर तरफ से परफेक्ट। आरोही अपने कमरे में आ गई थी, पर मन में बहुत सी उलझनें थीं कि क्यों उसने मुझे चुना। उसे तो कोई भी मिल सकती है, फिर मुझ जैसी को क्यों? उन्होंने कहा पिछले 10 साल से। पर कब और कैसे? एक बार फिर नींद आंखों से गायब हो गई और वे अपनी सोच में ही गुम। कब पुरानी बातें याद करते हुए आंख से आंसू की लहर बह गई, पता ही नहीं चला। आप कल अंदर क्यों नहीं सोए? आरोही अजय को सुबह ही चाय देते हुए बोली। मैं नहीं चाहता आप अनकंफर्टेबल फील करें। मैंने पहले भी कहा है कि शादी का मतलब आपको मुझे पति मानना ही है। ऐसा नहीं है। हम दोस्त बनकर रह सकते हैं। मैं बस आपको और बेटू को खुश देखना चाहता हूँ और आप दोनों के साथ रहना चाहता हूँ। अजय का जवाब सुनकर आरोही खामोश हो गई। ज्यादा मत सोचा कीजिए, बहुत सोचती हैं आप। मैं नहीं चाहता कि वैभव को कुछ पता चले, इसलिए उसे एक ही बेड खरीदने को कहा था। आज जाकर दूसरा बेड ले आएंगे, जो दूसरे कमरे में रहेगा, और मैं वहीं सो जाया करूंगा। वैसे भी यहाँ हम दोनों अकेले हैं।
इसलिए हमें किसी को भी कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अजय ने चाय पीते हुए आरोही से कहा। आरोही खामोशी से रसोई की तरफ जाने लगी। सुनिए, अजय की आवाज़ से वह रुक गई। रेडी हो जाइए, आज शॉपिंग पर जाएंगे हम। आपके लिए और बेटू के लिए शॉपिंग करना है। फिर मैं चाहता हूँ मेरी वाइफ थोड़े चटक रंग पहने। वह इस समय फीके रंगों में अच्छी नहीं लगती। अजय ने आरोही की साड़ी के आंचल को पकड़कर कहा। आरोही ने इस वक्त वही साड़ी पहनी थी जो उसने अजय से शादी के वक्त पहनी थी। आपने इन्हीं फीके रंगों में मुझसे शादी की है। आरोही ने अपना आंचल उसके हाथ से छुड़ाते हुए कहा। उस समय नहीं था, पर अब मैं इन रंगों को आपके आसपास भी नहीं देखना चाहता। और इतना हक तो मुझे है, क्योंकि आपकी मांग में लगा ये लाल रंग इस बात की गवाही है कि मैं आपको चटक रंगों में देख सकता हूँ। अजय आरोही की आंखों में झांकता हुआ बोला। आरोही पलके झुका वहां से जाने लगी। ना आपको छूने की ख्वाहिश है, ना आपको पाने की तमन्ना है। आप तो मेरे लिए खुदा का दिया वो नायाब तोहफा है जिसे उसने मुझे बिना मांगे अता किया है। अब भी मैं उस खुदा से यही मांगू, इन अधरों पर मुस्कान सजी रहे, आपके दामन में खुशियां बनी रहे। अजय के लबों से यह सुनकर आरोही के होठों पर मुस्कान आ गई और वह उसके चेहरे की तरफ देखने लगी। कितनी अच्छी लगती हैं आप मुस्कुराते हुए, अजय उसकी आंखों में देखते हुए बोला। इस बार आरोही शर्मा गई और शर्माते हुए उसने अपना चेहरा नीचे कर लिया। कभी सोचा न था कि मेरी बातों से उनकी आंखों में हया उतरेगी। मेरे एहसासों से वो कुछ सकुचाएंगी, कुछ सिमटेंगी। मैंने तो अपने दिल की बातों को दिल पर ही रखना चाहा था। खुदा की नेमत है कि उससे ही अब मेरी दुनिया भी महकेगी। आरोही अजय के अल्फाजों को दिल से महसूस कर रही थी। उसके होठों पर इस वक्त हया से लबरेज मुस्कान आकर ठहर गई। और अजय, वो तो आज उसे दीवानों की तरह देख रहा था। मम्मी, बीबी की आवाज़ से दोनों अपने अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आए। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग माई प्रिंसेस। अजय उसे अपनी गोद में लेकर उसके गाल को चूमते हुए बोला। बीबी, बेटा मम्मी आपको कुछ बताना चाहती हैं। आरोही बीबी को अजय से अपनी गोद में लेते हुए बोली। बेटा, ये आपके पापा हैं। आरोही अजय की तरफ देखती हुई प्यार से बीबी को बताया। पर बीबी ने जैसे ही ये सुना, वह आरोही से चिपट गई। मम्मा, मैं कोई बदमाशी नहीं करूंगी। आप पापा से कह दो ना, मुझे पनिशमेंट ना करे। अजय के लिए बिल्कुल नया था। जो बीबी अनजान होने पर उसके साथ फ्री होकर खेल रही थी, पापा सुनते ही उसकी आंखों में अजय के लिए डर आ गया। उसने प्यार से बीबी को अपनी गोद में लिया। बेटा, पापा आपको क्यों पनिश करेंगे? और वैसे भी मेरी बीबी तो मेरी जान है। अच्छा, अब आप जल्दी से रेडी हो जाओ, हम आपके लिए शॉपिंग करने जाएंगे। और मेरी डॉल के लिए हम एक बड़ा सा डॉल लेंगे। अजय उसके गाल पर किस करके कहा। पर बीबी शांत रही और डरते हुए अपनी मम्मी आरोही की तरफ देखती रही। अजय को रियलाइज हो रहा था कि बहुत से ऐसे पहलू हैं जिससे वह अनजान है। बहुत सी बातें अनदेखी हैं और बहुत सी बातों से वह बेखबर है। आरोही ने अजय को गोद से बीबी को लिया। बेटा, आप जाओ, मम्मी थोड़ी देर में आकर आपको रेडी करेंगी। बीबी भागते हुए वहां से कमरे में चली गई। उसे थोड़ा टाइम लगेगा, आरोही ने अजय की तरफ देखते हुए कहा। मैंने कहा भी नहीं कि वह मुझे पापा कहे। मैं बस आप दोनों की जिम्मेदारी निभाना चाहता हूँ, उससे ज्यादा कुछ नहीं। पर जो रिश्ता बन गया है उसे बताना तो पड़ेगा ना। वह अभी छोटी है, इतनी समझ उसमें है नहीं कि वह इन बातों को समझ जाए। और अभी हम उसे इन रिश्तों से मिलवा देंगे तो शायद वह बहुत ही आसानी से इन रिश्तों को अपना लेगी। लेकिन मुझे तो लगता है ये जानने के बाद वह मुझसे दूर हो गई है। उसकी पापा की यादें बहुत कड़वी हैं अजय जी। आपके जैसे मीठे इंसान को पापा शब्द के साथ मिला नहीं पाई, बस इसलिए। क्या मैं कुछ नहीं जानता हूँ? अजय आरोही के चेहरे को अपनी गहरी नजरों से देखते हुए पूछा। आप जिस तरह से अभी रिएक्ट कर रहे हैं, उस नज़रिए से मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत कुछ नहीं जानते हैं। पर अब वह बातें मायने नहीं रखती। बीवी के साथ आप अपनी नई यादें बनाइए ताकि वह अपने पापा से प्यार कर सके। तब तो वादा है मेरा, बीवी अपने पापा को अपनी मम्मी से भी ज़्यादा प्यार करेगी। और हाँ, आप मुझसे जलना मत। अजय उसे अपनी आंखें छोटी कर मुस्कुराते हुए बोला। आरोही यह सुनकर हंस दी। सच में आप हंसती हुई बेहद खूबसूरत लगती हैं। मैं सारी जिंदगी आपको ऐसे ही देखते हुए गुजार सकता हूँ। आरोही की हंसी एक पल में ही रुक गई। सॉरी, पर खुद को रोक नहीं पाता।
पहले हक नहीं था, इसलिए आपके सामने नहीं आया, आपसे कुछ नहीं कहा। पर अब मेरा हक है, आपसे ज़बरदस्ती कुछ नहीं करूँगा। पर ये आंखें और जुबान हमेशा ही आपकी तारीफ करेंगे, और मैं अपने प्यार का इजहार भी हमेशा करूँगा। आप प्लीज़ अनकंफर्टेबल फील मत कीजिएगा। आई प्रॉमिस, इससे ज़्यादा आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगा। आरोही बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रही थी और अपना सर नीचे कर अपने आंचल को अपनी उंगली में लपेटने लगी। मैं बेटू को तैयार करता हूँ, तब तक आप भी रेडी हो जाइए, अजय ने उसके गाल पर हाथ रखकर कहा और अंदर कमरे में चला गया, क्योंकि वह समझ गया था कि आरोही बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो रही है। हे भाई, दरवाजे की बेल की आवाज़ से जब अजय ने दरवाज़ा खोला तो सामने आयुषी खड़ी थी। हे सिसो, ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं हुआ ना घर ढूंढने में? क्या भाई, आप भी? बचपन से इस शहर में हूँ, हर गली तो नहीं कहती, पर लगभग सभी जगह को जानती हूँ, और जिसे नहीं जानती उसके लिए है ना। आयुषी ने अपना मोबाइल सामने करते हुए कहा। चल आजा, हमारे साथ नाश्ता कर। भाई, मैं नाश्ता करके निकली हूँ। वैसे भी आपको पता है ना, मम्मी बिना नाश्ता किए जाने नहीं देती। हाँ, और काम हुआ? हाँ, हो गया। ये रहा भाभी के सारे सर्टिफिकेट्स, और ये रहा आपकी लाडो का बर्थडे सर्टिफिकेट। पर आप क्या करने वाले हो भाई? आयुषी ने सारे कागजों को अजय को देते हुए पूछा। आज अजय आरोही की शादी को 15 दिन बीत गए थे, और अजय ने आयुषी को आरोही और बीवी के सारे जरूरी कागजों को लेने के लिए अपने ननिहाल भेजा था। बीवी को ऑफिशियली अपनी बेटी बनाना है। मैंने वकील से बात कर ली है। अगर अभी मैंने ये कागजी कार्रवाई नहीं की तो आगे चलकर वो लोग हमसे हमारी बीवी छीन सकते हैं, और तेरी भाभी जॉब करना चाहे तो वह भी जॉब कर सकती है, इसलिए उनके सर्टिफिकेट मंगवाया है। आयुषी दी चाय। आरोही उसे चाय देते हुए बोली, थैंक यू भाभी, मुझे सच में चाय पीने का मन था। और हमारी लाडो कहाँ है? बुआ, रसोई से बीवी दौड़ते हुए आकर उसकी गोद में बैठ गई। भाई, ये रही कुछ अच्छे स्कूलों की लिस्ट है जो यहाँ से पास भी है। आप कहो तो मैं बीवी के एडमिशन का प्रोसेस करवा देती हूँ, उसे मैं और आरोही जाकर कर लेंगे। तुम बताओ, तुम्हारा हॉस्पिटल में काम कैसा चल रहा है? मत पूछो भाई, अभी तो इतना हैट्रिक डे रहता है। बहुत मुश्किलों से मुझे सैटरडे की छुट्टी मिली थी। हाफ टाइम करने के बाद मैं नानी के घर गई। एनीवे, अब मैं चलती हूँ, वरना हॉस्पिटल के लिए देर हो जाएगी। ठीक है डॉक्टर साहिबा, आप घर देख लिया है तो जल्दी जल्दी आइएगा, अजय ने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा। ठीक है सीए सर, मैं तो अब हर रोज़ यहाँ चाय पीने आऊँगी, आयुषी ने कहा तो सभी हंस दिए। अच्छा ठीक है भाई, अब मैं सच में चलती हूँ। चलो बाय। बाय भाभी। बाय मेरी रसगुल्ला। आयुषी ने बीवी के गाल को अपनी उंगलियों से पिंच करते हुए कहा, फिर अपने बैग से चॉकलेट निकालकर उसे दिया और उसके गाल पर किस किया। बाय प्रिंसेस। बाय बुआ। पापा, बुआ रोज हॉस्पिटल क्यों जाती हैं? बीवी अजय की गोद में बैठ चॉकलेट खाते हुए पूछी। क्योंकि आप जैसे बच्चे चॉकलेट खाकर अपने दांतों पर कीड़े लगा लेते हैं, तो बुआ उनका ट्रीटमेंट करती हैं। पर मेरे दांतों पर तो कीड़े नहीं लगे हैं, देखिए। आ बीवी अपना मुंह खोलकर अजय को दिखाते हुए बोली, पर आप रोज ऐसे ही सुबह से शाम तक चॉकलेट से नहाओगे तो आपके दांतों में भी कीड़े लग जाएंगे। अजय ने उसके चेहरे पर लगे चॉकलेट को साफ करते हुए कहा, नहीं लगेंगे पापा, क्योंकि मेरे प्यारे पापा मुझे सुबह शाम 2 टाइम ब्रश करवाते हैं। बीवी, पापा को रेडी होने दो बेटा, उन्हें ऑफिस जाना है। आप इधर आओ और यहाँ बैठकर नाश्ता करो, आरोही ने डाइनिंग टेबल पर प्लेट लगाते हुए कहा। पापा जल्दी से रेडी होकर आ रहे हैं, फिर हम दोनों साथ में नाश्ता करेंगे, अजय ने उसे डाइनिंग टेबल की चेयर पर बैठाते हुए कहा। ओके पापा। एक बात कहूँ आरोही, बुरा तो नहीं मानोगी? मालिनी ने आरोही से पूछा, जब वे दोनों किचन में खाना बना रही थी। आज मालिनी और वैभव उनके घर खाने पर आए थे। अजय आरोही की शादी को 3 महीने से ऊपर हो गया था, और मालिनी और आरोही में बहुत अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। अजय ने बीबी का स्कूल में एडमिशन करवा दिया था। आरोही अब जॉब करना नहीं चाहती थी, क्योंकि यह शहर उनके लिए बिल्कुल नया था। पर घर पर अकेले रहती थी, इसलिए अजय ने उसे मालिनी से मिलवाया, ताकि वह इस शहर के माहौल को समझ सके और बाहर सबसे मिले जुले। मालिनी को भी उसकी ज़रूरत थी, क्योंकि वह प्रेग्नेंट थी, और वैभव और मालिनी
यहाँ अकेले ही रहते थे। उनकी फैमिली दूसरे शहर में थी। इस स्थिति में मालिनी के साथ आरोही के रहने से वैभव भी बेफिक्र रहता। आरोही और मालिनी पूरा दिन साथ रहते। फिर वैभव अपने ऑफिस से आते हुए मालिनी को लेकर चला जाता और जैसा अजय ने सोचा था वैसे ही हुआ। मालिनी के साथ वह बाहर जाने लगी थी। शुरू शुरू में डरी सहमी और चुप चुप सी रहने वाली आरोही अब पहले की तरह हंसने लगी थी। जो चमक अजय ने उसके चेहरे पर शादी के वक्त देखा था, वही चमक वापस उसके चेहरे पर लौट आई थी। हाँ कहो ना, तुम्हें कब से फॉर्मेलिटी करने की जरूरत पड़ गई? आरोही ने मुस्कुराते हुए मालिनी से कहा। क्या तुम और अजय भैया अलग अलग कमरे में सोते हो? मालिनी के सवाल पर आरोही के हाथ कढ़ाई पर चम्मच चलाते हुए रुक गए और वह झिझकते हुए मालिनी की तरफ देखी। मुझे ऐसा महसूस हुआ इसलिए। इस घर में सिर्फ तुम और अजय भैया रहते हो, फिर भी दोनों कमरे में बेड है, जबकि मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम्हारे यहाँ अभी कोई भी ऐसा नहीं आने वाला है जो रात रुके। फिर उस रूम को देखकर ऐसा लगता है जैसे उस रूम को भी कोई यूज़ करता है। बस इसलिए पूछा। आरोही ने कुछ नहीं कहा और खामोशी से अपना काम करने लगी। देखो आरोही, मैं तुम्हें अपनी बड़ी बहन की तरह मानती हूँ। मैं तो तुम्हें दीदी कहना चाहती थी, पर तुमने कहने नहीं दिया। अब तुमसे छोटी हूँ, फिर भी तुम्हें समझा रही हूँ। अजय भैया ने सबसे लड़कर तुम्हारा हाथ थामा है। तुम उनके साथ हो। उससे ज़्यादा वह तुमसे अब कभी कुछ नहीं मांगेंगे। पर क्या तुम्हें नहीं लगता कि उन्हें उनका हक मिलना चाहिए? मैं समझती हूँ तुम्हारे लिए आसान नहीं है, पर कोशिश तो कर सकती हो ना। मालिनी की बात सुनकर आरोही उसके चेहरे की तरफ देखने लगी। ज़्यादा नहीं कहूँगी, पर एक दोस्त होने के नाते इतना कहूँगी। बीते कल को भुलाकर अपने जीवन में आगे बढ़ो। तुम दोनों को ही खुश होने का हक है और मुझे पूरा यकीन है कि तुम दोनों की खुशी एक दूसरे के साथ में है। क्योंकि इतने दिनों में जितना मैंने तुम्हें समझा है, तुम भी अजय भैया को पसंद करने लगी हो। सच कह रही हूँ ना? मालिनी ने आरोही के कंधे को अपने कंधे से मारकर अपनी भौहें उचकाकर पूछा। आरोही उसकी बात सुनकर मुस्कुराई। उन्हें कौन पसंद नहीं करेगा मालिनी। उनका साफ दिल, सपाट लहजा कब मेरे दिल में उतर गया पता नहीं चला। उनके चेहरे की वो निश्चल मुस्कान, संजीदा व्यक्तित्व की कब मैं कायल हो गई, एहसास ही नहीं हुआ। अपनी हर बातों को सफाई से कह जाते हैं। चेहरे पर कभी कोई सिकन नहीं आता कि मेरी वजह से वो फूफू जी और फूफा जी से, अजय के मम्मी पापा दूर हैं। आज मेरी बेटी मुझसे ज़्यादा उनकी है। अपना प्यार भी हर बातों में जाहिर कर देते हैं, पर मैं कैसे करूं? कैसे कहूं कि अब इस दिल में वो है? आरोही खोई हुई सी बोली। जैसे मुझे कहा है वैसे ही। मालिनी ने उसकी हथेली को थाम कर कहा। इतना आसान नहीं है मालिनी। डर लगता है कहीं समाज, फिर मैं उनसे बड़ी हूँ। गलत हो तुम आरोही। उम्र बड़ा होने से कुछ नहीं होता। अब तुम दोनों पति पत्नी हो, और जब पति बड़ा होता है तो रिश्ते में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर पत्नी बड़ी है तो क्यों फर्क पड़ेगा? और बात रही समाज की, तो समाज को तो हर बात में परेशानी है। अगर पति बड़ा है तो भी वे कहते हैं, और पत्नी बड़ी है तो भी। मैं बस उम्मीद करती हूँ कि तुम अब अपने रिश्ते में आगे बढ़ने की कोशिश करोगी, क्योंकि अजय भैया कभी खुद से पहल नहीं करेंगे। वह तुम्हारी बहुत इज्जत करते हैं, और जब तक तुम उनकी तरफ कदम नहीं बढ़ाओगी, वह कभी भी इस मामले में तुम्हारी तरफ नहीं आएंगे। आई होप तुम समझ रही हो। मालिनी उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में थामे उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोली। हाँ, आरोही ने गहरी सांस लेकर कहा। मम्मा, खाना रेडी हो गया क्या? पापा पूछ रहे हैं। बीबी भागती हुई रसोई में आकर पूछी। प्रिंसेस, आपको भागने के लिए मना किया है ना बेटा? गिर जाओगे तो चोट लग जाएगी। इधर आओ। उसके जस्ट पीछे अजय ने आकर उसे गोद में उठाया और उसे हल्के से डांटते हुए कहा। सॉरी पापा, बीबी ने अजय के गाल को चूमते हुए कहा। तो अजय ने भी उसके गाल पर चूम लिया। बहुत अच्छे से पता है ना पापा को कैसे मनाना है। बीबी हंसते हुए अपने पापा के दूसरे गाल को चूम ली। आरोही, खाना रेडी हो गया जी। भाभी, आप जाकर बैठिए, मैं और आरोही मिलकर खाना लगाते हैं। अजय ने बीबी को अपनी गोद से उतारते हुए मालिनी को देखकर कहा। तो मालिनी मुस्कुराते हुए बीबी को लेकर वहां से चली गई। आज तो बड़ी प्यारी लग रही हैं आप। अजय आरोही के पास आकर सोखी से बोला। कुछ नया कहिए अजय जी, यह तो आप रोज कहते हैं। आरोही मुस्कुराते हुए
बाउल पर सब्जी डालते हुए बोली। आप जब मेरा नाम लेती हैं ना तो मैं सब भूल जाता हूँ कि मुझे क्या कहना है, और अपने ही नाम पर बेहद प्यार आता है। बातों पर तो मैं आपसे कभी जीत ही नहीं सकती। अजी हम तो सब कुछ हार बैठे हैं यहाँ पर, और आप जीतने की बात करती हैं। अजय उसके चेहरे को अपनी गहरी नजरों से देखते हुए बोला। बस कीजिए अजय जी, और अपनी नजरें हटाइए मुझसे। आरोही वहां से हटकर रसोई से बाहर जाते हुए बोली। एक बात कहूँ। रसोई से बाहर जाती आरोही को अजय की आवाज सुनाई दी तो वह अपनी जगह पर रुक गई। उसकी धड़कनें बेतहाशा धड़कने लगी। वह जानती थी वह उसे कुछ करेगा नहीं, मगर हर बार उसकी बातें उसकी धड़कन बढ़ा देती थी। अजय धीमे कदमों से उसके पास आया और उससे थोड़ा दूर खड़ा हो उसके कान के पास झुककर बोला। आपसे रोज थोड़ा सा ज्यादा प्यार हो जाता है। ना जाने क्यों ऐसा लगता है रोज कुछ नया है। जितना देखता हूँ उतना कम लगता है। कल देखा था उसमें कुछ छूट गया था जो आज है। हर दिन आप अलग लगती हैं मुझे, और हर दिन आपसे एक बार फिर प्यार हो जाता है। अजय आरोही के कान के पास उसके चेहरे को देखते हुए बोला। फिर आगे आकर उसके हाथों से सब्जी का बाउल लेते हुए कहा। सॉरी। न चाहते हुए भी ये दिल समझता नहीं और अपने एहसासों को जुबा पर ला देता है। इसे मैं ले जाता हूँ और आप बाकी का खाना निकालिए, उसने बाउल को दिखाते हुए कहा और वहां से बाहर चला गया। उसके जाते ही आरोही शर्माते हुए अपने चेहरे पर हाथ ढककर मुस्कुराई। घड़ी में रात के 8 बज रहे थे। अजय अभी तक ऑफिस से नहीं आया था। शादी को आज 5 महीने हो रहे थे, पर इन 5 महीनों में कभी भी उसे इतनी देर नहीं हुई। वह हमेशा ही 6:30 तक घर पहुंच जाता था, और अगर 5-10 मिनट देर भी हो तो वह फोन करता, पर आज ना उसने फ़ोन किया और ना ही उसका फ़ोन लग रहा था। शादी के बाद से ही वह अपना पार्ट टाइम जॉब छोड़ चुका था और सिर्फ ट्रेजरी ऑफिस जाता, क्योंकि जिसकी यादों से दूर भागने के लिए वह अपने आप को बिजी रखता वह उसके पास थी। और अब तो उसे घर आने की जल्दी होती, क्योंकि उसका सुकून उसका चैन सब कुछ घर में था। आरोही बेचैन सी हॉल में इधर उधर घूम रही थी, और ना जाने इतनी देर में कितनी दफ़ा उसे फ़ोन लगा चुकी थी। रह रहकर दरवाजे के पास खड़ी हो जाती कि अब तो अजय आ जाए, पर हर बार निराश हो जाती। इतनी देर में बीबी भी अपने पापा के लिए तंग करने लगी थी, क्योंकि हर दिन अजय ही आने के बाद उसे पड़ा था, पर आज अभी तक वह आया नहीं था। आरोही ने कैसे भी उसे बहलाकर उसका होमवर्क तो करवा दिया, पर नन्ही बीबी को अपने पापा की इतनी आदत थी कि वह पापा के पास जाना है बोलकर परेशान करके रोने लगी थी। और यही रोना आरोही को भी आ रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह किसे फ़ोन करे। उसके ऑफिस के किसी का नंबर भी वह नहीं जानती थी। रह रहकर दिल धड़क उठता, कहीं कुछ नहीं। फिर खुद को समझाती, नहीं आते ही होंगे, कुछ काम में फंस गए होंगे। रात के 9 बजे दरवाजे पर हलचल हुई। अजय आयुषी के साथ घर आया। सर पर पट्टी लगी हुई थी। पापा। आरोही के कुछ कहने से पहले ही बीबी रोते हुए दौड़कर अजय के पैरों से लिपट गई और जोर से सिसक सिसक कर रोने लगी। क्या हुआ मेरी लाडो को? इतना क्यों रो रही हो? अजय उसे अपनी गोद में उठा प्यार से उसकी पीठ सहलाते हुए पूछा। पापा आपको चोट कैसे लगी? बीबी ने उसके सर की पट्टी को अपने नन्हे हाथों से छूते हुए पूछा। अजय ने आरोही की तरफ देखा, जो उसे ही देख रही थी। उसकी भरी हुई आंखें उसकी भी स्थिति की चुगली कर रही थी, मगर आयुषी को साथ देखकर वह किसी तरह खुद को संभाले हुए थे। अजय ने अपनी पलकें झपकाकर उसे बताया कि वह ठीक है। आरोही किसी तरह खुद को संभाल कर मैं पानी लाती हूँ बोल रसोई में चली गई, पर रसोई में जाते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह अपने मुंह को दबाकर रोने लगी, ताकि उसकी रोने की आवाज़ बाहर ना जाए। कुछ देर रोने के बाद वह जब संभली तो अपने आंसू पोंछकर पानी लेकर बाहर आई। तब तक अजय ने बीबी को भी चुप करवा दिया था और वह मुस्कुराते हुए अपने पापा से बातें कर रही थी। अजय आरोही के चेहरे को ध्यान से देख रहा था। वह उसे देखते ही समझ गया कि वह रोई है। अच्छा भाभी, अब मैं चलती हूँ, मुझे भी देर हो गई है। मम्मी भी वहाँ परेशान हो रही होंगी। कल आती हूँ भैया से मिलने। और यह रही उनकी दवाई, इस पर टाइम लिखा है, आप दे दीजिएगा। और भाई आप? आयुषी ने आरोही से कहा। फिर पलटकर अजय से बोली, 1-2 दिन आराम कीजिए, फिर ऑफिस जाना। हाँ। आयुषी की बात पर अजय ने हामी भरी, मगर इन सब में उसकी नज़र आरोही पर ही थी, जिसकी आंखें रह रहकर भर जाती और वह बार बार अपनी पलकों को झपकाकर
अपने आंसुओं को बाहर आने से रोक रही थी। आयुषी को छोड़कर आने के बाद आरोही रसोई की तरफ बढ़ी। तभी अजय की आवाज आई। ऑफिस से निकलते हुए पता नहीं कैसे बीपी डाउन हो गया और मुझे चक्कर आ गया और वहीं सीढ़ियों पर गिर गया, इसलिए सर पर थोड़ी चोट लग गई। फोन वहां पर गिरकर पता नहीं कैसे स्विच ऑफ हो गया। ऑफिस के लोग पास के हॉस्पिटल ले गए, जहां डॉक्टर ने कमजोरी है कहकर ड्रिप चढ़ा दिया। आप अकेली बीबी को लेकर परेशान हो जाती, इसलिए आयुषी को फोन करके बुला लिया था। अब ठीक हूँ, चोट भी 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी। हाँ, मैं खाना लगाती हूँ, खाकर आराम कीजिए। आरोही बिना उसकी तरफ पलटे भरे गले से मुश्किल से बोली और रसोई में चली गई। अजय बीबी को सुलाने के बाद अपने कमरे में आकर लेट गया। यह उसका रोज का रूटीन था। बीबी अजय के बिना सोती नहीं थी, इसलिए अजय उसके सोने के बाद दूसरे कमरे में आता जहाँ वह सोता था। बिस्तर पर लेटने के बाद वह आरोही के बारे में सोच ही रहा था। जब से वह आया था उस वक्त से उसे देखने के बाद आरोही ने उसकी तरफ दोबारा नजर नहीं की थी, पर अजय की नजर हर वक्त उसके चेहरे पर थी, जहाँ पूरे समय उसकी आंखों में बार बार आंसू भरे जा रहे थे। आज उसने खाना भी नहीं खाया था, ये अजय ने देखा था। पर अगर अजय वहां पर कुछ कहता तो वह रो पड़ती, ये उसके चेहरे पर ही नजर आ रहा था। और बीबी के सामने वह उससे कैसे बात करे, कैसे उसे समझाए, ये उसे समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए अजय ने खामोश रहना ही सही समझा। उसे नींद नहीं आ रही थी। जबरदस्ती आंख बंद कर आंखों पर अपने हाथ को रख सोने की कोशिश कर रहा था। जब उसे अपने सीने पर कुछ भार महसूस हुआ और किसी के सिसकने की आवाज कानों में पड़ी, आंखें खोलते ही अपने सीने पर सर रखे आरोही को देख उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। कुछ पल के लिए उसे समझ ही नहीं आया कि वह क्या कहे। फिर उसने खुद को संभाल कर उसके सर पर हाथ रखकर बहुत प्यार से कहा, मैं ठीक हूँ आरोही, आप क्यों परेशान हो रही हैं? मैं डर गई थी, आप घर नहीं आए थे, आपके सर पर चोट लगी, आपका फोन नहीं लग रहा था। मैं कितना डर गई। अगर आपको कुछ हो गया तो तो मैं नहीं रह पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। आरोही मुश्किल से सिसकते हुए बोली। पर आखिरी शब्द सुनकर अजय का दिल बेतासा धड़कने लगा। पहले ही उसकी करीबी के एहसास से उसके दिल की धड़कनें बेकाबू थीं, पर अब तो ऐसा लग रहा था जैसे दिल बाहर ही आ जाएगा। मैं कुछ नहीं कहती, इसलिए आपको लगता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर फर्क पड़ता है अजय जी। आपके होने से फर्क पड़ता है। आप हैं तो मैं हूँ। पहले नहीं समझती थी, नहीं जानती थी कि ये प्यार क्या है। प्यार सबसे दूर दूर से कोई रिश्ता नहीं था मेरा। आप आए जिंदगी में तब जाना प्यार क्या होता है। आप होते हैं आसपास तो ऐसा लगता है मैं महफूज हूँ। आरोही अजय के सीने पर सर रखकर कहे जा रही थी, और अजय जो लेटा हुआ था उसकी नजर आरोही पर ही थी। वह अपने हाथों से उसके बालों को सहलाते हुए उसकी बातें सुन रहा था। 20 साल की थी जब मेरी शादी हो गई। यह नहीं कहूंगी कि मैं शादी का मतलब नहीं जानती थी, मतलब जानती थी, पर शादी के लिए तैयार नहीं थी। पढ़ना चाहती थी, कुछ करना चाहती थी, पर एक गरीब परिवार के लिए बेटी को उसके ससुराल भेजना जरूरी लगा। उन्होंने एक अच्छा रिश्ता आया, पैसे में हैसियत में उनसे बड़े थे, तो लड़के की उम्र को नज़रअंदाज कर हाँ कह दिया। तब भी मुझे कोई परेशानी नहीं थी। घर की बड़ी बेटी हूँ, मेरे पीछे 3 और बहनें अपने मम्मी पापा की स्थिति को समझती थी, इसलिए उन्होंने जैसा कहा मान लिया। अपने सपनों को वहीं ख़त्म कर दिया और फेरे ले एक नई जिंदगी में आ गई। ये कहूँ कि नर्क में आ गई। शादी की पहली रात नशे में धुत पति को देखा, जिन्हें खुद का होश नहीं। पहली बार किसी इंसान को नशे में देखा था। मेरे पापा तो इन सबसे कोसों दूर थे। पापा के अलावा घर पर कोई भी पुरुष नहीं था, इसलिए मैंने कभी भी नशे नाम की चीज को नहीं जाना। पर पहली ही रात इस चीज से मेरा परिचय हो गया। समर्पण के भाव लिए सेज पर बैठी थी मैं, पर उस इंसान को सिर्फ अपने शरीर की भूख मिटानी थी। जब तक उसका मन नहीं भरा तब तक रौंदा मुझे। यह भी नहीं सोचा कि मैं उससे 10 साल छोटी हूँ। मैं उस पर मेरे लिए वह पहली बार था। वह तो थक कर सो गया, पर मेरा पूरा बदन चोट और दर्द से भर गया। सभी मेहमानों के जाने के बाद घर के लोगों के व्यवहार से भी परिचय हुआ। बात बात पर गरीब घर से आने का ताना, दहेज न लेकर आने का ताना। घर बैठे उन्हें फ्री की नौकरानी मिल गई। दोनों जेठानी एक संपन्न घर से आई थीं, इसलिए घर पर राज भी उन्हीं का चलता, और मैं पूरा दिन घर के कामों में पिसती रही। फिर
रात में पति नशे की हालत में बिस्तर पर मसलता। आरोही ये सब बताते हुए कांपने लगी। अजय ने उसे अपने ओढ़े हुए चादर के अंदर लिया और उसकी अंगुलियों पर अपनी अंगुलियां फंसा एक हाथ से उसे अपनी बाहों में ले लिया। पर वह खामोश था। वह सच में इन सब बातों से बिल्कुल अनजान था। वैसे भी वह अपने ननिहाल कम ही जाता और अखिल की शादी के बाद तो सिर्फ अपने नाना नानी की एनिवर्सरी पर कुछ घंटों के लिए गया था, जिस वजह से वह वहाँ के लोगों के बारे में इतने अच्छे से नहीं जानता था। बस जो वह एक दो दिन सामने में रहते थे उतना ही जान पाया। ना ही उसकी मम्मी ज़्यादा वहाँ के लोगों के बारे में बताती। फिर आरोही की शादी के बाद जब भी उसकी मम्मी वहाँ के बारे में बात करती, वह वहाँ से हट जाया करता, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसके दिल के एहसास आरोही के लिए बढ़े। ना ही वह उसके बारे में होती बातों को सुनता। फिर भी गाहे बगाए उसके कानों में आरोही की तारीफ सुनाई दे जाती, जो उसकी मम्मी या घर आया कोई मेहमान किया करता। यह तो उसे पता था कि अखिल ड्रिंक करता है, पर इस हद तक यह उसे नहीं मालूम था। शादी के एक महीने के अंदर ही पता चल गया कि नशे के कारण उन्हें अमीर लड़की नहीं मिल रही थी, इसलिए उन्होंने गरीब परिवार से रिश्ता जोड़ा। 3 महीने बाद मायके पहली बार गई। मेरी हालत देखकर मम्मी पापा दोनों रो पड़े। मैं अलग होना चाहती थी, उस इंसान के साथ नहीं रहना चाहती थी जो राक्षसों से भी ज्यादा गया गुजरा हो। पर माँ पापा ने समाज नाम की बेड़ियां मेरे पैरों में पहना दी। वह भी मेरी हालत बहुत अच्छी तरह समझ रहे थे। मैंने अपनी माँ को हर बात बताई, हर परिस्थिति को उनके सामने खोल कर रखा। पर माँ मजबूर थी, क्योंकि अगर बड़ी बेटी घर बैठ गई तो उसके पीछे उनकी 3 बेटियों की डोली भी उस घर से नहीं उठेगी। और यह बात सिर्फ माँ ही नहीं, मैं भी जानती हूँ कि जिस घर की बड़ी बेटी 3 महीने भी अपना रिश्ता न चला पाए, वहाँ छोटों को भी वैसे ही समझ लिया जाता है। और गरीब परिवार की लड़कियों के लिए तो समाज में लिखा हुआ है कि गलती चाहे किसी की भी हो, पर दोस्त सिर्फ लड़की का होता है। 2 दिन वहां बिताकर वापस ससुराल आ गई, माँ की दी हुई इस सीख के साथ कि उस घर में सिर्फ अर्थी में निकलना है। वक्त गुजर रहा था। जब सहन शक्ति खत्म हुई तो खुद को मारना चाहा। उसी वक्त एक खबर आई कि मेरे अंदर अखिल का अंश आ गया है। उस अंश की खातिर खुद को रोक लिया, पर उस राक्षस को जरा सा भी सब्र नहीं हुआ और उसकी लापरवाही से मेरे अंदर पल रहा वो नन्हा सा अंश खत्म हो गया। अजय ने सुना तो था कि आरोही का 2 बार मिसकैरेज हुआ है, पर वजह वह नहीं जानता था। वह हमेशा आरोही के बारे में ही हो रही बातों को नज़रअंदाज किया करता, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे अपने गलत होने का एहसास था और वह अपने दिल में आरोही के लिए एहसासों को बढ़ाना नहीं चाहता था। इसलिए वह अपने सामने हो रही उसकी बातों को हमेशा नज़रअंदाज करता, और जब कभी भी उसके सामने आरोही के बारे में बातें होती, वह वहां से हट जाया करता। आरोही आज उसके सीने पर सर रख अपने दिल की बातें कह रही थी, या शायद अपने अंदर दबी कहीं कड़वी यादें जो उसके दिल पर एक बोझ की तरह है, उसे उसके सामने कहकर अपना मन हल्का कर रही थी। अजय ने भी उसे नहीं रोका। इतना सब कुछ वह सह रही थी, वह सोच भी नहीं पा रहा था। इतनी सारी बातें जानने के बाद वह उसे अपनी बाहों के मजबूत घेरे में जकड़ लिया था। आरोही ने लंबी सांस लेकर कहना शुरू किया, मेरे अंदर का अंश जा चुका था और मैं जीती जागती लाश बन गई। कमजोर होने के बावजूद घर वालों को अपनी जरूरतें दिखती और पति को अपनी। घर वालों का ताना बढ़ गया था, और अखिल जो पहले कभी कभी हाथ उठाते, वो अब बेवजह बात बात पे मारने लगे थे। मम्मी पापा आए थे मुझे कुछ दिनों के लिए अपने पास ले जाने, पर अखिल ने साफ शब्दों में मना कर दिया। और मम्मी पापा की उनकी हैसियत को लेकर जो अपमान अखिल ने और उनके परिवार ने किया, वह तो मैं कभी नहीं भूल सकती। वे वापस जा रहे थे, पर जाते हुए मम्मी ने इतना ही कहा कि अब अगर यहाँ रहना है तो मुस्कुराते हुए रह, हंसना सीख जा, नहीं तो जिंदगी जहर बन जाएगी। जैसा है जो भी है, बस खुश रहना है। अब यही तेरा परिवार है, यही तेरा पति। और अगर तू खुश नहीं रही तो याद रखना, वहां तेरी बहनों की डोली भी नहीं उठ पाएगी। मुझे नहीं पता अखिल और उसके परिवार वालों ने मम्मी पापा को क्या कहा, पर मम्मी की आंखों में उस समय कुछ और ही नजर आया, शायद कोई डर। पर मम्मी पापा को मेरे सामने हाथ जोड़कर कहना मेरे दिल में बस गया। उस दिन के बाद मुझे याद नहीं कि मैं कभी रोई हूँ। अखिल के मार खाकर तुरंत वो जब कहता, उसके लिए होठों पर मुस्कान सजाए बिस्तर पर बिछ जाती।
परिवार वालों की इतने गालियों और तानों के बीच कभी सब्जी में नमक कम ज्यादा नहीं हुआ। बहती आंखों को कब का सबसे छुपा गई। होठों की हंसी में सबको सच्चाई नजर आने लगी, पर अंदर का दर्द, वह तो मेरा अपना था, जो सिर्फ मेरे अकेले होने पर निकलता। सब सहते हुए रहने लगी थी। जब जीवन में नन्ही बीबी आई, अब तक मेरी जिंदगी कट रही थी, पर उसके आने से मैं जीने लगी थी, सच में मुस्कुराने लगी थी। पर मेरी फूल सी बच्ची भी सबको कांटों की जैसी चुभती। मुझे सबके व्यवहार से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे शुरू से इसकी आदत थी। मैं बीबी के साथ खुश थी, घर के काम किया करती और अपनी बच्ची का ध्यान रखती। उसके अलावा मुझे किसी से कोई मतलब नहीं था। इन सब में मैं तो ये भी भूल गई थी कि अब अखिल मेरे पास नहीं आते, मुझे परेशान नहीं करते। डॉक्टर ने मेरे प्रेग्नेंट होते ही 2 बार मिसकैरेज की वजह से इस बार बहुत सावधानी रखने को कहा था, और सासू माँ ने अपनी जिम्मेदारी इस मामले में बखूबी निभाई। इस बात के लिए मैं पूरी जिंदगी उनकी आभारी रहूंगी कि उन्होंने मुझे पूरे 9 महीने अपने पास सुलाया। बीवी के होने के बाद भी वो मेरे पास कभी नहीं आए। मैं खुश रहती, क्योंकि अब मुझे उनकी ज़बरदस्ती का शिकार नहीं होना पड़ता था। वैसे भी उनसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस तरह बीते वक्त में उनका व्यवहार था, मुझे उनसे सिवाय नफरत के कुछ नहीं था। धीरे धीरे वो घर आना कम कर दिए। बीबी के होने के 2 सालों बाद पता चला कि वह बाहर किसी औरत के साथ अपनी शारीरिक जरूरतें पूरा किया करते हैं। मैं तो उस घर में पहले भी नौकर थी और अब भी, इसलिए मेरी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया, और ना ही सच्चाई जान मुझे कोई फर्क पड़ा। उनके घर वाले चाहते थे मैं बाहर वालों के सामने नॉर्मल रहूं, हंसूं मुस्कुराऊं। मैंने उनकी बात मान ली। लोगों के सामने हम एक हैप्पी फैमिली थे, पर अंदर की बात तो सिर्फ हम ही जानते थे। और मुझे तो मम्मी ने बीबी के जन्म के समय, जब वो मुझसे मिलने आई थी, तब जो सच्चाई बताई, उसके बाद तो मुझे वहीं रहना था। आरोही ने जैसे ये कहा, अजय उसे गहरी नजरों से देखने लगा। अब आरोही ने उसके चेहरे की तरफ देखा, जहां अजय की नज़र आरोही पर टिकी हुई थी। अजय की नजरें खुद पर पाकर आरोही खामोश हो गई और उसके सीने से हटने लगी। अजय ने एक हाथ से उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत रखी और दूसरे हाथ से वापस उसके सर को अपने सीने पर रख दिया। क्या बताया मम्मी जी ने? अजय ने उसे खामोश देख पूछा। जब मम्मी पापा मेरे मिसकैरेज के समय मुझसे मिलने आए थे, तो अखिल ने उन्हें कहा था कि अगर मैं घर के अंदर की कोई बात भी बाहर किसी को बताती हूँ, या मेरे मम्मी पापा किसी को बताते हैं, तो वह मेरी तीनों बहनों की शादी किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। और उन्होंने ये भी कहा था कि वे मुझे समझा कर जाएं कि मैं नॉर्मल रहूं, इस तरह रोना गाना ना करूं। मैं अखिल के परिवार को बहुत अच्छे से जानती हूँ अजय जी, वे किसी भी हद तक गिर सकते हैं। मैं जानती हूँ, अगर ये लोग कह रहे हैं कि वे लोग मेरी बहनों की शादी नहीं होने देंगे, तो फिर वे वैसा कर सकते हैं। इसलिए मैंने होठों पर मुस्कान सजाकर खामोशी को अपना लिया। आरोही मुस्कुराते हुए अजय की तरफ देखी, पर उस मुस्कान के पीछे का दर्द आज अजय को नजर आ रहा था। अजय ने उसे खुद से अलग कर बेड पर बिठाया और खुद बेड पर टिककर बैठकर अपनी आंख बंद कर ली। आरोही उसके चेहरे को ध्यान से देख रही थी, जहां परेशानी साफ झलक रही थी। इतने महीनों में आज पहली दफा वो इस कदर परेशान हुआ था। आरोही ने उसकी हथेली थाम उसकी उंगलियों से अपनी उंगलियां उलझा ली। क्यों परेशान हो रहे हैं? क्या हुआ? आप तो कभी इस तरह टेंशन नहीं लेते, फिर आज क्या हुआ? आप इतनी तकलीफ में रही आरोही, और मुझे पता भी नहीं चला। मैं इस तरह लापरवाह कैसे हो गया? अजय सचमुच परेशान हो गया था। अजय जी, आज आपसे एक बात कहूँ, नाराज तो नहीं होंगे ना? मैंने पहले भी कहा है, अब भी कह रहा हूँ, आप जब चाहें जो चाहें मुझसे कह सकती हैं। यह सुनकर आरोही के होठों पर मुस्कान आ गई। वह उसके दोनों हथेलियों को थाम उसकी आंखों में देखते हुए बोली, आई लव यू अजय जी। मुझे नहीं पता कब किस वक्त से, पर प्यार का मतलब जाना समझा तो सिर्फ आपसे। एक हमसफर जैसा मैं सोचा करती, आप वही हैं। न जाने किसकी दुआओं का असर है जो आप मेरी जिंदगी में आए। कभी कभी लगता है किसी ने शिद्दत से मेरे लिए खुशियां मांगी थी, जो आप जैसा हमसफर मिला मुझे। यह सुनकर अजय के होठों पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। उसकी नजरें अभी भी आरोही पर टिकी हुई थी। क्या हुआ? उसके होठों की मुस्कुराहट देख आरोही ने पूछा। कुछ पल हमारे जीवन में ऐसे आते हैं जिस पर यकीन नहीं होता,
और यह वही पल है जिसे मैंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। अभी आपने कहा ना कि किसी ने आपके लिए शिद्दत से खुशियाँ मांगी थी, तो यह ज़रूर कह सकता हूँ कि वह खुशियाँ मांगने वाला मैं ही था। पर मुझे नहीं पता था मैं आपके लिए खुशियाँ नहीं, अपने लिए खुशियाँ मांग रहा हूँ। आपका मेरे जीवन में होना ही मेरे लिए भगवान का दिया सबसे अनमोल तोहफा है। जिस दिन से आप मेरी नज़रों में आई हैं, मैंने सिर्फ आपकी खुशियाँ मांगी हैं और मैं अभी भी सिर्फ यही चाहता हूँ कि आप खुश रहें। अजय आरोही के गाल पर हाथ रखकर बहुत प्यार से बोला, कैसे करते हैं आप इतना प्यार? बिना कुछ चाहे, बिना कुछ मांगे, कहाँ से लाते हैं इतना सब्र? किस मिट्टी से बने हैं आप? आरोही उसके चेहरे को अपनी नज़रों में भरती हुई बोली, आप है ना पास, और कुछ नहीं चाहिए। आपको कभी हासिल करना चाहे ही नहीं, बस सुकून चाहता था, जो आपके और बेटू के चेहरे की मुस्कुराहट देखकर मिल जाती है। अजय आरोही के सर को पकड़कर उसे अपने सीने से लगाते हुए बोला। अब भी आरोही की नजरें उसी पर टिकी हुई थी। अब आप मुझे ऐसे मत देखिए, इतना भी सब्र नहीं है मुझ में जितना आप समझती हैं। आपकी नज़रों में अपने लिए प्यार देखकर खुद को रोक पाऊं, यह तो मेरे लिए भी मुश्किल होगा। अजय मुस्कुराकर उसके सर को चूमते हुए बोला। आरोही उसके सीने से लगी हुई उसकी बाहों में और सिमट गई। आपको पता है अजय जी, जब आपने सबके सामने बीबी को अपनी बेटी कहा था, उसी वक्त आप मेरे दिल में आ गए, क्योंकि मेरे बाद आप पहले इंसान थे जिसने मेरी बेटी को अपनी बेटी कहा था, लाडो सबसे नवाजा था। आपने कितने हक से उस दिन बीबी को मेरी बेटी कह दिया। वैभव भैया से भी उसे मेरी लाडो कहकर मिलाया था। उस दिन आपकी जुबान से निकला वह शब्द मेरे दिल पर उतर गया। आपने कभी भी बीबी को अपनाने में झिझक महसूस नहीं की। उसके लिए आपका प्यार मैंने हर पल महसूस किया है। अखिल ने कभी भी बीबी को अपनी गोद में नहीं लिया। बीबी के होने के बाद वैसे भी वो घर में कम ही रहते, और जब भी रहते गहरे नशे में रहते। बीबी जब छोटी थी और अखिल जब घर पर होते और उसका रोना सुनते, तो वह उस छोटी सी बच्ची को कमरे से बाहर निकाल देते। जब वह थोड़ी बड़ी हो गई और कोई शरारत कर देती, तो अखिल उसे भी मारने लगे थे। मैं बीच में आती थी, पर अखिल का गुस्सा जब तक शांत ना हो जाता, वो हम दोनों को मारते, जो चीज़ हाथ में आता उससे। उनके घर के लोगों को तो वैसे भी हमें इस तरह देखकर मजा आता था। वे तो बस यही चाहते थे कि घर के अंदर की बात बाहर ना जाए, उसकी कीमत चाहे कोई भी हो। और इस चीज को उन्होंने एक मोटी कीमत भी दी, मेरी दो बहनों की शादी में पैसा देकर। आरोही के बताने पर अजय जो उसके सर को सहला रहा था, उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। आरोही ने उसकी नजरों में देखा जहाँ कुछ सवाल थे। हाँ, मेरी दोनों छोटी बहनों की शादी के लिए पापा जी ने पापा को पैसे की मदद की थी, वो भी साफ साफ शब्दों में यह बताकर कि उनकी बेटी की चुप रहने की कीमत है। मम्मी पापा तो वैसे भी मेरी हालत से बहुत दुखी थे, इसलिए मैं अब उन्हें कुछ नहीं कहती ही नहीं थी। पर पापा ने इसू और तनु की शादी के समय कहा था कि एक बार छुटकी की शादी होने दे, उसके बाद उस घर से तू वापस आ जाना। इसू, तनु और छुटकी आपकी बहनें? अजय ने पूछा। हाँ, इशिका, तनीषा और काजल। इसू और तनु की शादी हो गई है, दोनों अच्छे घर अच्छे परिवार में हैं। पापा ने उनके मामले में हैसियत नहीं देखी, ये अच्छा किया। अपने जैसे लोगों के बीच में बेटी ब्याह दो, तो कम से कम बेटी सुखी तो रहती है। पैसे की कमी जीवन में इंसान सह भी जाता है, पर प्यार की कमी, बात बात पर अपमान, गरीब परिवार से आने के ताने हर पल मार देते हैं। और ये बात मेरे पापा ने मुझे देखकर अच्छी तरह समझ लिया था। आपको उनकी याद नहीं आती? अजय उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। अपनी बहनों की, मम्मी पापा की? आप उनके पास जाना नहीं चाहती? नहीं, मतलब मैंने आज इतने दिनों में पहली बार आपके मुंह से उनके बारे में सुना, इसलिए पूछा। अजय उसकी आंखों में देखते हुए बोला। अखिल से मेरी शादी 10 साल गुजर चुके हैं, और इन 10 सालों में मैं अपने मम्मी पापा और बहनों से शायद 5 बार बस मिली हूँ। जब मेरा पहला मिसकैरेज हुआ था, दूसरा जब बीबी हुई थी, फिर तनु और इसू की शादी में, और अखिल की मौत पर। उसके बाद आखिरी बार जब अखिल की मौत के बाद पापा मुझे लेने आए थे। पापा मुझे वापस ले जाना चाहते थे, पर घर वालों को फ्री की नौकरानी की आदत हो गई थी। उस दिन पापा ने बहुत गिड़गिड़ाया था सबके सामने। घर के हर सदस्य के सामने झुके थे, सिर्फ मेरी खातिर।
पर पापा जी ने पापा का अपमान करके घर से निकाल दिया और वापस कभी वहाँ न आने के लिए मेरी कसम दे दी। ये बताते हुए आरोही की आंखों से आंसू बह गए। नमी तो अजय की आंखों में भी आ गई थी। आज मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा है। पहले जो था वह था, पर अब आप मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं और बीते 5 महीनों से आप मेरे साथ हैं। पर एक बार भी मैंने आपके परिवार के बारे में जानना नहीं चाहा। कहीं ना कहीं मैंने भी आपको हर्ट किया है। क्या इसके लिए आप मुझे माफ कर सकेंगी? अजय ने आरोही को सीधा बिठाकर उसके सामने सिर झुकाकर कहा, अभी आप गलत हो अजय जी। मेरा परिवार तो आप हो। याद है, आपने ही कहा था आपका परिवार मुझसे और बीबी से है। तो फिर मेरा परिवार आपसे अलग कैसे हो गया? या फिर आप मुझे सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते हो? क्या उसके अलावा और कोई रिश्ता नहीं है? आरोही के कहने पर अजय उसके चेहरे को देखने लगा, जहाँ आरोही की नज़र उसी पर टिकी हुई थी। नहीं आरोही, मैंने कभी भी आपको अपनी जिम्मेदारी नहीं समझा। आप तो जिंदगी है मेरी। फिर भी कहीं ना कहीं मुझसे भूल हुई, क्योंकि मैंने आपकी खुशियों का ख्याल नहीं रखा। मुझे आपको आपके मम्मी पापा से मिलवाना चाहिए था, उनके बारे में पूछना चाहिए था। बस उसके लिए माफ़ी मांग रहा हूँ। आई एम सॉरी। अजय ने उसकी हथेलियों को पकड़कर अपने माथे से लगा लिया। गलती तो मेरी है ना अजय जी। इन 5 महीनों में आप हमेशा ही मुझसे बात करते, हर बात मुझसे शेयर करते हैं, पर मैं ही आपके सामने खुलकर कुछ कह नहीं पाई। आप तो हमेशा ही फूफू और फूफा जी के बारे में बताते हैं, यहाँ तक कि रोज उनसे मिलने जाते हैं, यह भी बताया। मुझसे कभी कुछ छुपाया नहीं, पर मैं ही आपसे कुछ नहीं कह पाई। आप तो अपना प्यार भी हमेशा जता जाते हैं, पर मैं ये भी एक्सेप्ट करने में इतना समय लगा दी। अगर आज आपको कुछ हो जाता तो? आरोही की आंखें फिर भर आईं। आप हैं ना मेरे पास, मुझे कुछ नहीं होगा। आपका और बेटू का ख्याल ही मुझे कुछ होने नहीं देगा। और मुझे आप मुस्कुराते हुए ही अच्छी लगती हैं। यह आपकी आंखों में नमी, और वह भी मेरे कारण आए, तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। अजय ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, आपसे कुछ मांगू? क्या आप देंगे? आरोही उसके चेहरे को देखते हुए बोली, मेरा तो सब कुछ आपका है, मांगने की क्या जरूरत है? आपको जो चाहिए आप ले सकती हैं। हाँ, ये आप ही दे सकते हैं। अगर ऐसा कुछ है तो फिर कह दीजिए। अगर मेरे बस में रहा तो मैं उसे अभी आपके हाथों में सौंप दूंगा। अजय उसकी हथेली थाम उसकी आंखों में देखते हुए बोला, क्या आपसे तुम तक का सफर नहीं कर सकते? जब आपके लबों से अपने लिए आप शब्द सुनती हूँ तो मुझे एहसास होता है कि कहीं ना कहीं मैं आपसे बड़ी हूँ। प्लीज। वह उसकी नजरों में झांक रही थी। ये तो बहुत मुश्किल चीज मांग ली आपने आरोही, मुझसे नहीं होगा ये। और वैसे भी अगर आप मुझसे छोटी भी होती तब भी मैं आपको आप ही कहता। अजय जी, कोशिश तो करके देखिए, अपने लिए ना सही, आपकी आरोही के लिए। यार तुम क्या आज मुझे हार्ट अटैक दिलाने वाली हो? मतलब? आरोही अपनी आंखों में सवाल लिए अजय की तरफ देखी। पता है आपको, आपके मतलब तुम्हारे लबों से निकला ये दूसरा शब्द है जिस पर मुझे बेहद प्यार आ रहा है। कौन सा? जब आप तुम मेरा नाम लेती हो, मुझे अपने ही नाम पर बेहद प्यार आता है। ऐसा लगता है इस दुनिया में इससे खूबसूरत और कोई नाम है ही नहीं। और दूसरा? आरोही मुस्कुराते उसे देख रही थी। अभी जब आपके लबों से सुना, आपकी आरोही, यह सच है ना? आप सच में मेरी मेरी आरोही? अजय की आंखें भर आई थी और वह उसकी हथेली को थामकर अटकते जुबान से बोला, हाँ अजय जी, मैं आपकी आरोही हूँ, सिर्फ आपकी आरोही। आरोही उसके सीने से लग अपनी बाजुओं को उसकी पीठ पर कसते हुए बोली, वो सचमुच मेरी बाहों में है या मैं नशे में हूँ? उनका ख्याल ही ऐसा है जो मुझे कभी होश में रहने नहीं देता। आरोही अजय के लबों से निकले इन लफ्जों को सुनकर मुस्कुरा दी। आज बेतरतीबी से धड़की ये धड़कनें मेरी वो मेरी सीने से लगी हैं। ऐ वक्त ठहर जा, उसे महसूस तो कर लूं। आज मेरा वजूद मेरी बाहों में है। आरोही शर्माते हुए उसके सीने पर अपना चेहरा छुपा ली। सॉरी, फिर आपको अनकंफर्टेबल कर दिया। अजय अपने सीने में सिर छुपाए आरोही को देखते हुए बोला। आरोही उसके सीने से अपना चेहरा निकाली और थोड़ा सा नाराज होते हुए बोली, या तो इजहार किया कीजिए या सॉरी फील किया कीजिए।
ये इजहार करने के बाद आपका सॉरी कहना मुझे पसंद नहीं और अनकंफर्टेबल नहीं होती। वो थोड़ा सा आरोही झिझकते हुए इधर उधर देखने लगी। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।